एक परसेप्शन ऐसा है कि आपकी सरकार यू टर्न सरकार है। जो बातें आप विपक्ष में बोल रहे थे या इलेक्शन रैलीज में कर रहे थे, वो सब बातें अब भूल गए हैं आप। एफडीआई का मसला हो, जरा स्पेसिफिक एक मिनट स्पेसिफिक करिए। आपने रिटेल में एफडीआई का मसला हो या आधार का हो, आपने तो यह भी कह दिया कि 15-15 लाख की जो बात है वो चुनावी जुमला था। तो ये जो यू टर्न हो रहा है, इसकी वजह क्या है और जो परसेप्शन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? परसेप्शन ठीक नहीं है, मैं करेक्ट करता हूं। अभी जहां तक आधार का सवाल है, हमारी चिंता का विषय एज अ भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इतना ही था कि आधार के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। किसी सरपंच के दाखिले से अगर नागरिकता देते हैं तो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हमने नेशनल सिटीजन रजिस्टर की बात कर इस चीज को समाप्त कर दिया है। अब आधार का विरोध करने का कोई आधार नहीं रहता। हमने ना पहले कभी और कोई मुद्दे से किया था, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए किया था। जो सो कॉल्ड जुमला की बात आप करते हैं, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरा पूरा इंटरव्यू आज भी उस चैनल के वेबसाइट पर है, आप यूट्यूब पर है, आप निकाल कर देख लीजिए। मैंने ऐसा कहा था कि मोदी जी का हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया मिलेगा। वो कहने का तात्पर्य था कि जितना भी काला धन आएगा वो गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा और वो काला धन की अंदाजित मात्रा पर हेड 15 लाख होती है। ये कहने का तात्पर्य है। भाषण के लिए हम बोलते हैं कि हर एक को 15 लाख का चेक मिलेगा। सबको मालूम है भाई, चेक इस तरह से नहीं बढ़ते हैं, वरना तो आप तक कितने चेक आ गए होते हैं, आपके लिए भी। मगर चेक इस तरह से नहीं बनते हैं। और बोलने का एक जो तरीका बात समझाने का होता है, मगर कहने के तात्पर्य के साथ हम आज भी सहमत है। जरा भी बैकआउट नहीं हुए, ना यू टर्न किया है। तीसरी कौन सी बात करी आपने? रिटेल में एफडीआई में भी भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी विरोध किया था, आज भी हम सहमत नहीं है। मगर यूपीए की सरकार जो कर गई है वही पॉलिसी चालू है। हमने उस वक्त कभी नहीं कहा था कि हम आएंगे तो रिटेल में एफडीआई के कानून को बदलेंगे। हमने उस वक्त कहा था कानून लाने की जरूरत नहीं है। अगर उस बहुत जरूरत पड़ती है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे, मगर हमने उसमें कोई यू टर्न नहीं किया। देश के वित्त मंत्री ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर और आप दोनों गुजरात को बिलोंग करते हैं, उसके कारण महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार होने के बावजूद तुलना में गुजरात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे दमनगंगा का पानी का बंटवारा है, या मुंबई से कुछ बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेस को रिलोकेट करना है गुजरात में। तो इसके तरफ आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। ऐसी बातों ने सीनियर लोगों ने मानना नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तब उनका कोई राज्य नहीं रहता। और गुजराती वैसे ही इस तरह की ओछी सोच के लिए कभी नहीं जाने गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का समुचित विकास हो उसके लिए प्रयास किया है। मगर मैं समझ सकता हूं कि ऐसा परसेप्शन क्यों बना है, क्योंकि यहाँ जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, उसके लिए हमारे जो विरोधी दल है महाराष्ट्र में, उनको ऐसा कहना ही पड़ेगा। मगर ये अखिल भारतीय पार्टी है। कभी कोई यूपी का अध्यक्ष बनेगा तो यूपी की बात करेगा क्या? कभी कोई आसाम का बनेगा, कभी कोई नितिन जी महाराष्ट्र की अध्यक्ष बने थे तो नितिन जी गुजरात के विरोधी हो गए क्या? ऐसे सोचना ठीक नहीं है और मैं मानता हूं ऐसे प्रचार को मानना भी नहीं चाहिए। कभी कभी आपके मित्र पक्ष भी ऐसा गए हैं। वो ठीक है, मैंने बोला ना, जिस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता है काफी लोगों को चिंता है। मित्र पक्षों को भी सबको चिंता होती है, स्वाभाविक है। और हम एक चुनाव तो आमने सामने लड़े ही है। मित्र पक्ष है वो बात अलग है, मगर हमने कठोरता से आमने सामने कसाकसी का चुनाव लड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो उनको भी चिंता होना स्वाभाविक है। अमित जी, चुनाव के वक्त और बाद में भी आपके सरकार का एक मुख्य सूत्र रहा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि चाहे गिरिराज सिंह जी हो, साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, या साक्षी महाराज है, या कई सारे ऐसे आपके कुछ लोग हैं कि वो ऐसे बयान देते हैं कि जिससे समाज में एक विवादास्पद वातावरण पैदा होता है, एक विवाद पैदा होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि अगर सबका साथ सबका विकास ये अगर आपका मुख्य सूत्र है
तो उसको इस विवादित बयानबाजी से कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। आपका जो विकास का एजेंडा है उसमें भी कभी कुछ बाधा हो जाती है। तो इन लोगों की बयानबाजी के लिए, उनको रोकने के लिए आपके पास, यानी आप कुछ करना चाहते हैं? देखिए, ना विकास का एजेंडा बदलता है, ना सबका साथ सबका विकास का एजेंडा बदलता है। कोई व्यक्ति बयान दे देगा उग्र प्रकार का, तो उससे रोड बनने की गति कम नहीं होगी, ना गांव में पानी पहुंचाने की गति कम होगी, ना बिजली पहुंचाने की गति कम होगी। इससे विकास के कोई लेन देन नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा है और सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि जिसके कारण किसी के मन में संशय पैदा हो। सरकार कृति से चलती है, बयानों से नहीं चलती। सरकार की कृति में कहीं पर भी ऐसा एक भी चीज नहीं हुई है, गलती नहीं हुई है जिससे किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग विशेष को आपत्ति हो। मगर फिर भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मानती है। हमने कुछ लोगों को नोटिस भी दिए हैं, उनके जवाब भी आए हैं और हमारी डिसिप्लिन कमेटी के सामने वो लंबित है निर्णय लेने के लिए। मगर मैं मानता हूं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और इस प्रकार के बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। पार्टी कई बार ऐसे बयानों से अपने आप को अलग कर चुकी है। मेरा सवाल कुछ ऐसा है, पिछले महीने में विपक्ष फिर से उभरता दिखाई दे रहा है, खास करके राहुल गांधी। आपकी सरकार को वो रोज निशाना बना रहे हैं, उनके बदले बदले से तेवर, उनकी आक्रामकता। क्या आप इस बदले अंदाज को चुनौती मानेंगे या मानते? अभी तो स्मृति ईरानी जी इसका जवाब देती है, मुझे बख्श दीजिए। मगर राहुल के अलावा कोई कांग्रेस का नेता मैंने मैदान में नहीं देखा। 26 से 1 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की 4280 सभाएं देश भर में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का संपर्क करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके अखबार में अगर कांग्रेस नहीं बढ़ती है तो देश में तो कहीं बढ़ती नहीं दिखाई पड़ती है। बस मेरा एक सवाल है कि जब से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आया और खास करके भारतीय जनता पार्टी की कमान आपके हाथ में आई, तब से जो मेलजुल का पॉलिटिक्स था एनडीए का, वो बाजू में रखकर अभी 100% बीजेपी की तरफ आप जा रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। खास करके महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आपके संबंध काफ़ी तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में आप शिवसेना को आपके ऊपर का एक बोझ मानते हो? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उसके बारे में आपका रवैया क्या है? आप क्या उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हो या उसको अपना विपक्ष मानने वाले हो अगले दिनों में? देखिए, दोनों स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं। हमने और शिवसेना ने आमने सामने चुनाव लड़ा था, वो वास्तविकता है। हमारी सीटें ज्यादा आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां चल रही है। शिवसेना गठबंधन के हिस्सेदार है और हम किसी भी साथी को अपमानित करना नहीं चाहते। उनको सम्मान के साथ हम साथ में रखेंगे। मगर जब कैडर आमने सामने भिड़ती है तो इतनी सहजता नीचे होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय राह देखिए, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक एनसीपी का सवाल है, वो विपक्ष में ही बैठे हैं और विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। एनसीपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं। एक सवाल ये है कि आपके बहुत सारी घोषणाएं मोदी जी ने की है, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ जैसा अभियान, जनधन योजना है। इन सब योजनाओं के लिए लोगों की साझेदारी, हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी जब इससे जुड़ता है तो तभी ये योजनाएं सफल होगी। तो इसके लिए आप एज अ पार्टी क्या करने वाले हो? ये तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो गया, लेकिन पार्टी के तौर पे आप ये लोगों में लाने के लिए और लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रोग्राम? देखिए, जनधन योजना को सफल करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की कैडर ने काफी परिश्रम किया था। और बीमा की जो योजना लेकर हम आए हैं, 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा और 330 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, उसको भी हम सफल करने के लिए हमारा कैडर एडी चोटी का जोर लगाएगा। स्वच्छ भारत और नमामि गंगे दोनों योजनाओं के लिए भी हमारी मंडल स्तर तक की बैठकें हुई हैं। मगर स्वच्छ भारत का अभियान जो है उसके 3 हिस्से हैं। एक तो स्वच्छ भारत की कल्पना से समाज को संस्कारित करना, दूसरा सरकार की योजनाओं में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको लॉजिकल एंड तक उसका निकाल करने की पूरी व्यवस्था करना, और तीसरा उसका मॉनिटरिंग। तो पहला काम संस्कार खड़ा करने का है और बजट में इसको स्थान देने का है।
जो स्वच्छता के लिए जो बजट का आवंटन होना चाहिए, तो नीति आयोग उस पर काम कर रहा है। संस्कार खड़ा करने का काम लगभग बहुत अच्छी तरह से हुआ है। मैंने कई जगह पे छोटे बच्चों को कहते हुए सुना है, पापा कचरा इधर नहीं उधर डालिए, और वो काम अच्छे से हुआ है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गंगा किनारे के जितने भी गांव हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगे युवा की टीम बनाने वाली है, शुरू भी हो गया है। और गंगा में कचरा न डाले, गंगा हमारी माँ है, वो भावना फिर से एक बार लोगों के अंदर जागरूक कर गंगा को स्वच्छ करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।